वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यू डायनेस्टीज़ का इमर्जेंस हुआ था। तो साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कुछ कुछ सामंत जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो वो अपनी अलग सत्ता बना लेते थे। हमने कुछ न्यू टैक्सेस के बारे में भी जाना और कुछ संस्कृत प्रशस्ति थी जो कि किंग्स की तारीफ में लिखाए जाते थे। अब आगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ मीन्स कि धन के लिए लड़ाई। तो यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो आपने ये नोट किया होगा कि स्पेसिफिक रीजन मीन्स कि पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर राजवंशों का राज हुआ करता था। तो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने आसपास अगल बगल के जो राज्य होते थे उन पर आक्रमण करते थे और उसे अपने कंट्रोल में लेते थे। इस तरह से अपने राज्य का विस्तार किया करते थे। तो वन पर्टिकुलरली, तो उसमें से पर्टिकुलरली एक वो था सिटी थी, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, कन्नौज सिटी, जो कि अब यूपी में है। वो गंगा वैली में था क्योंकि वो वाला एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है, तो इसलिए उसे हर कोई पाना चाहता था। इसलिए उस एरिया को बोला है उन्होंने प्राइज एरिया। तो उसमें सदियों तक कई लड़ाइयाँ होती रही उसको पाने के लिए। तो उसमें से कुछ रूलर्स थे, 3 पार्टियाँ थी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज। तो उन्होंने सदियों उस कन्नौज को पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि उनकी जो ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या किया कि उस 3 पार्टीज होने की वजह से उस लंबी चलने वाली लड़ाई को उन्होंने डिस्क्राइब किया ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल नाम से। तो यहाँ पर कि एक्चुअली वो कन्नौज को बीच का एरिया पड़ता था, तो वो उनकी जंक्शन में है। तो वो तीनों वहाँ पर अपना कब्जा चाहते थे। इसीलिए तो एज वी विल सी, तो जैसे हम देखेंगे कि रूलर क्या करते हैं, शासक कि अपनी पावर का, अपनी रिसोर्सेज का वो दिखावा करते थे कि उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है, कितना ज़्यादा पावर है। तो उसको दिखावे के लिए वो क्या करते थे कि बड़ी बड़ी टेम्पल्स एंड फोर्ट्स बना लिया करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, तो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े बड़े टेम्पल्स को काफ़ी पैसों से बनाया गया है और साथ ही साथ उसमें अकूत धन वैभव भी पड़ा होता था। तो मंदिरों को टारगेट बनाते थे अटैक करने के लिए। तो ऐसे ही क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर अपार दौलत है, तो जैसे कि हम चैप्टर 5 में इसको अच्छे से जानेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो अफगानिस्तान का एक वो था, सुल्तान था। सुल्तान के अरबी में इसे शासक बोला जाता है। तो वही है कि वो अफगानिस्तान का गजनी नाम का जगह है, तो वहाँ का था वो। तो उसने 997 से 1030 तक वहाँ पे रूल किया। तो उसने अपना राज्य का विस्तार किया, यानी कि पहले आक्रमण किया, उस पर कब्जा आया। तो वो थे सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर उसका राज्य फैल चुका था। तो उसने क्या किया कि वो हमारी कंट्री पर भी आकर के वो लूटता था। तो एवरी ईयर, हर साल आता था इस सब कॉन्टिनेंट पर और उसे लूटा करता था। रेड मीन्स की लूटना। तो उसने क्या किया कि उसने जो बहुत वैभवशाली मंदिर हुआ करते थे, वैदिक टेम्पल्स, उन पे निशाना बनाया करता था और वहाँ से वो धन दौलत को लूटा करता था। तो इंक्लूडिंग दैट ऑफ द, उसमें क्या था कि गुजरात का जो फेमस टेम्पल है सोमनाथ, उसने कई बार लूटा। तो उसने एक नहीं बल्कि 17 बार इंडिया पे अटैक किया उसने और जगह जगह मंदिरों को लूटा और अपने साथ वापस अपने अफगानिस्तान ले गया। तो जब वो इस सारी वेल्थ को अपने साथ वापस ले गया तो उसने क्या किया कि अफगानिस्तान गजनी में एक स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी, स्प्लेंडेड मीन्स कि एक वैभवशाली राजधानी वाले शहर का उसने निर्माण किया। तो सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, तो लेकिन उसको इससे भी चैन नहीं मिलता था। तो वो क्या करता था कि जिन जिन राज्यों को वो लूटा करता था, जिन पे वो विजय हासिल करता था, तो वो ये जानना चाहता था कि उन लोगों के बारे में कि आखिर वो लोग कैसे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेता था। तो उसने क्या किया कि एक विद्वान को बोला, उसने इसका कार्यभार सौंपा कि वो उस जगह के रहने वाले लोगों के बारे में वो लिखे। तो उसका नाम था उस विद्वान का अल बिरूनी। तो उसने क्या किया कि अरबी में ये लिखा, अरबी में इस कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में लिखा। तो उस जो उसने लिखा उसका नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में उसने यहाँ का जिक्र किया।
तो उसको लिखने के लिए उसने कि संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, पंडित थे, उनका भी उसने सहारा लिया, मीन्स कि उनसे भी परामर्श लिया। तो इतिहासकारों के लिए जब भी पास्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो उन्हें किताब अल हिंद से काफ़ी कुछ मिलता है। तो वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री जानने का। अब आगे कि अदर किंग, और दूसरे भी ऐसे किंग थे कि जैसे कि चहामनाज, तो वो भी लड़ाई में लगे रहते थे, बिजी रहते थे लड़ने में, क्योंकि वो भी अपना राज्य का विस्तार चाहते थे। तो बाद में चहामनाज को, जिन्हें कि हम चौहान बोलते हैं, तो उन्होंने पहले उनका राज था कि दिल्ली और अजमेर के आसपास, अजमेर अब राजस्थान में, तो उस एरिया में उनका राज्य था। तो वो भी अपना राज्य विस्तार चाहते थे, तो उन्होंने अगल बगल आक्रमण किया, जैसे कि वो वेस्ट में भी और ईस्ट में भी अपने राज्य को फैलाना चाहा। तो जहाँ उन्होंने क्या किया कि गुजरात के चालुक्य से वेस्ट में उनका सामना हुआ, उनसे उन्होंने टक्कर ली। और वेस्टर्न यूपी के थे गहरवाल्स, तो उनसे भी उन्होंने टक्कर लिया। ध्यान देने कि गहरवाल हैं वेस्टर्न यूपी के, और चालुक्य कहाँ रहते हैं, ये गुजरात में रहते हैं। तो उनसे उन्होंने लड़ाई की चहामनाज चौहान ने। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें चहामनाज में जो जिसको हम एक अच्छे से जानते हैं, वो काफ़ी फेमस है इतिहास में, उसका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। जो पृथ्वीराज थर्ड था, उसने अफगानिस्तान के एक और रूलर था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को लड़ाई में 1191 में हराया। लेकिन बाद में ठीक क्या हुआ कि एक साल बाद ठीक उसका उल्टा हुआ। तो वो उसी के हाथों, यानी कि सुल्तान मोहम्मद गौरी के हाथों वो खुद मारा गया। अब आगे अ क्लोजर लुक द चोल्स। द चोल्स क्या होते हैं कि चोल एक राजवंश है, तो उनका काफ़ी बड़ा किंगडम था जिसे कि चोल किंगडम बोला जाता है। तो यहाँ पर एक मैप है, ये ब्राउन कलर में जो दिखाया गया है वो पूरा का पूरा चोल किंगडम है। तो ये चोल राजवंश है, तो पूरा का पूरा होगा चोल किंगडम। तो यहाँ पर ये है, ये मार्किंग है, यहाँ तक कि यहाँ तक उनकी किंगडम की बाउंड्री है, इसलिए इसे फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर बोला जाता है। फ्लक्चुएटिंग मीन्स कि अगर उन्होंने और राज्य विस्तार किया तो यहाँ तक चले गए, तो यहाँ तक उनकी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। अगर और किसी ने उन पर आक्रमण किया तो बाउंड्री घट करके यहाँ तक आ जाएगी, इसलिए इसकी फ्लक्चुएटिंग बोली जाती है। मतलब आज की तरह नहीं कि एकदम परमानेंट और फिक्स, इसलिए इस तरीके से उसे मार्क किया गया है। तो वो सबसे पहले क्या थे कि सबसे पहले वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर है उरायूर यहाँ पर दिखाते हैं, छोटा सा ये उरायूर है, तो उसी के पास में है थंजवुर। तो उरायूर से उनका प्रादुर्भाव हुआ, मतलब वहाँ से उनका राइज अप हुआ। तो यहाँ से थंजपुर धीरे धीरे करके वो फैलते गए पूरा इस एरिया में, पूरे एरिया में उनका राज हो गया। तो यहाँ तक इतना ही नहीं, इंडिया के अलावा उन्हें समुद्री मार्ग से और देशों में भी अपना राज्य स्थापित किया। यानी कि एक बार तो उनके पास इतना बड़ा भूखंड था कि जैसे कि पूरा भारत से उससे भी ज़्यादा बड़ा। अब हम आगे देखते हैं कि फ्रॉम उरायूर टू थंजवुर। तो क्या हुआ कि जब पहले चोल तो एक ही जगह में रहते थे उरायूर में, तो इतनी जगह उनके पास कैसे फैली, इतनी पावर कैसे आई। तो आइए इसकी कहानी जानते हैं हम। A minor chiefly family known as मुटेरेयर held power in the कावेरी डेल्टा। तो कावेरी नदी है, तो डेल्टा वो होता है कि जब कोई नदी समुद्र में गिरती है तो उससे पहले क्या होता है कि लैंड का जो पोर्शन होता है वो नदी अपने साथ कुछ सिल्ट वगैरह ले जाती है, तो वहाँ पे जमा कर देती है। तो वो ट्रायंगुलर टाइप का जो लैंड का पोर्शन होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। तो कावेरी नदी की डेल्टा पर एक मुटेरेयर, एक वो है चीफली फैमिली में छोटी सी जो मुखियाई फैमिली थी, वो रहा करती थी, उनका अधिकार था उस डेल्टा पर। तो जो कि उनके पल्लव किंग थे कांचीपुरम के, उनके सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट मीन्स कि सामंत, जो राजा लोगों के सहयोगी होते हैं, तो वो थे वो। तो वहाँ पे फिर उरायूर से क्या हुआ कि एक विजयालय था। विजयालय एक आदमी था कि वो बिलोंग टू इंसेंट। वो क्या था कि वो उरायूर से आया था, तो वो चोल वंश का था। चोल वंश का एक प्राचीन जो मुखियाई फैमिली से बिलोंग करता था। तो उस विजयालय ने वहाँ पे अटैक किया कि मुटेरेयर पे उसने अटैक किया, फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया। और जब उसने मुटेरेयर पे कब्जा किया, यानी कि वो रहते थे कावेरी नदी के डेल्टा पर, फिर कावेरी नदी के डेल्टा पर उसने एक नया वो बनाया, टाउन बनाया, जिसका नाम कि उन्हें थंजवुर रखा। तो यहाँ पर दिखाते हैं पहले मैप में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर है ये कावेरी नदी है, तो यहाँ पर ये समुद्र में गिर रही है, तो ये चैनल में, कई चैनल में ये बंट रही है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसी डेल्टा में यहीं पे पास में जहाँ पर ये थंजवुर है, वहाँ पर रहते थे कि मुटेरेयर। तो यहाँ पर
यहाँ पर इधर से आए, उसी के पास में है उरैयुर, तो उन्होंने आकर के पहले यहाँ पे अटैक किया, फिर यहाँ पर उसको अपने कब्जे में ले लिया, अब बाद में वहाँ पर अपना टाउन बना दिया। तो यहाँ से उनका राज्य का विस्तार हुआ। तो आइए हम देखते हैं इसमें। और फिर जब उसने क्या किया, फिर ये हुआ था कि 9th सेंचुरी के बीच में हुआ था, यानी कि उसके मध्य में। तो उसने जब थंजावुर पे अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पे टाउन बना लिया, तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ पर एक टेम्पल बनाया। वो था किसी माता रानी का, यानी किसी देवी का, निशुम्भसूदिनी का। ठीक है, माता रानी निशुम्भसूदिनी का उसने वहाँ पर मंदिर बनाया। तो द सक्सेसर ऑफ विजयालय, सक्सेसर मीन्स होता है कि उसके पोता पोती, उसके उत्तराधिकारी, तो उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया, जैसे राजाओं के बच्चे तो वही करते हैं, वो भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो वह उन्होंने भी ऐसे किया, उन्होंने अपने आसपास के राज्यों पर पहले आक्रमण किया, उन्हें जीता, और इस तरीके से धीरे धीरे उनका किंगडम जो है साइज में फैलता चला गया और उनकी पावर भी बढ़ती चली गई। क्या होता है ना कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, तो माने कि उनकी सोने की खदान है, वहाँ पर और भी कुछ रिसोर्सेस हैं, तो वो अगर ये ए वाला उसे बी वाले को जीत जाता है, तो इसका ये पूरा इसी का ए वाले का ही हो जाता है। तो इस तरीके से उनकी पावर बढ़ती चली गई साइज में, और साइज में भी उनका वो फैलता चला गया। तो जैसे कि द पांड्याज एंड पल्लव टेरिटरीज मीन्स होता है कि वह एरिया, जमीन का एरिया, तो वो भी उन्हीं का ही हो गया है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि पांड्या और पल्लव कहाँ है, थोड़ा सा मैप पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है, यहाँ पर पांड्या रहते थे और इसी के आसपास ही यहाँ पे पल्लव रहा करते थे। तो ये पूरी टेरिटरीज भी इसी के, इन्हीं का ही हो गई है, जो उरैयुर से ये थंजावुर पूरा इन्हीं का ही हो गया, इनकी चोल वंश का। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ कि ये पूरा किंगडम उन्हीं का हो गया, फिर उनका किंगडम जो है फैलता चला गया, उनकी पावर बढ़ती चली गई। तो उसमें से एक मोस्ट पावरफुल राजा था चोल वंश का, उसका नाम था राजराजा फर्स्ट। तो राजराजा फर्स्ट था, वो तो काफ़ी पावरफुल था। तो वो 985 में राजा बना। तो उसने जब वो राजा बना, ऐसा पावरफुल था, तो उसने और ज़्यादा फैलाव किया अपने किंगडम का। तो उसने क्या किया कि जब उसका राज्य काफ़ी बड़े पैमाने पर फैल गया, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका प्रशासन भी उसने चेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले तो अलग थी जब छोटा था, तो अब बड़ा हो गया, तो प्रशासन की अलग से फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि फिर से व्यवस्थित किया। फिर साथ ही क्या हुआ कि एक राजा का पुत्र था राजेंद्र फर्स्ट। तो उसने भी अपने पिता की पॉलिसीज़ को, यानी कि नीतियों को कंटिन्यू रखा। तो और साथ ही साथ उसने भी जब गंगा वैली, यहाँ तक कि अब ऊपर गंगा वैली तक भी चले गए, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा, यूपी के आसपास है, तो वहाँ तक उसने क्या किया कि आक्रमण किया और पूरा अपने कब्जे में ले लिया। और इतना ही नहीं, उसने अदर कंट्रीज़ में भी, जैसे कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के और अदर कंट्रीज, वहाँ पर भी उसका अधिकार हो गया। तो अदर कंट्रीज में जाने के लिए क्या था कि बीच में तो समुद्र था, तो उसके पास नेवी थी, यानी कि एक जल सेना, वो काफ़ी स्ट्रांग थी। उसमें बड़ी बड़ी नाव, बड़े जहाज चला करते थे उसके एक्सपीडिशन में, कि उसके अभियान को पूरा करने के लिए ये उसके पास स्ट्रांग नेवी थी। अब आगे, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। स्प्लेंडिड मीन्स कि काफ़ी वैभवशाली, काफ़ी खूबसूरत टेम्पल्स उन्होंने बनाए। अब ब्रॉन्ज में तो कांसे की मूर्तियाँ, तो यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, हम आगे देखते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जगह का नाम है थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम। एक्चुअली ये साउथ इंडिया के वर्ड हैं, थोड़ा ये हमारे फैमिलियर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो ये क्या किया कि इन जगहों पर बड़े बड़े टेम्पल्स बना लिए गए, किनके द्वारा, ये राजा और राजेंद्र जो उनका पुत्र था, तो उनके द्वारा बहुत सारे वैभवशाली मंदिर बना लिए गए। वो मंदिर इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, यानी कि आर्किटेक्चर, ये मीन्स कि उनका स्थायित्व, उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी इस स्कल्पचर में, कि इसकी मूर्ति कला के मामले में इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था कि मानो ये किसी चमत्कार हो। चमत्कार मीन्स कि जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है ऐसा बनाना, तो उस टाइप के टेम्पल थे। कोई देखता तो उनको देखता रह जाता। तो यहाँ पर एक टेम्पल है, इसी में है, ये है टेम्पल। तो ये टेम्पल भी वहाँ पर है, ये टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम में है टेम्पल, ये वाली जगह है गंगईकोंडा चोलापुरम, ये थंजावुर के ही पास में है। तो आपने मैप में देखा होगा। तो चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर सेटलमेंट। तो चोला टेम्पल जो थे वो काफ़ी वैभवशाली थे, तो उसके वैभवशाली के लिए, उसके आसपास उसे डेकोरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए लोग भी चाहिए, तो इसलिए उसके आसपास कई बस्तियां बस गई। बस्तियां मीन्स कि जो वही जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, मंदिर का रख रखाव करते हैं, प्रीस्ट वगैरह,
तो जो वहाँ पे बस गए तो वहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन होने लगा। तो मंदिर को और लोग क्या करते थे कि राजा लोग और भी धनी लोग होते थे मंदिर के लिए अपनी ज़मीन को दान क्या करते थे, साथ ही साथ उनके पास जो कुछ भी होता था सब कुछ दे देते थे अपनी श्रद्धा अनुसार। तो मंदिर में उस मंदिर के लिए जो लैंड लोग देते थे तो उसमें कुछ जो प्रोडक्शन होता था तो उसी से ही जो मंदिर के लिए काम के लिए जो स्पेशलिस्ट थे उनका लालन पालन यानी कि उनका खर्चा उसी से ही चलता था। तो एट द टेम्पल तो जो टेम्पल के आसपास रहते थे जैसे कि प्रीस्ट पुजारी हैं और गार्लन मेकर जो माला बनाते हैं, कुक और स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, तो ये लोग थे उनमें। तो इन अदर वर्ड्स मतलब यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो जो ये मंदिर थे ये सिर्फ पूजा करने के लिए जगह नहीं थी बल्कि ये एक हब था। हब मीन की सेंटर, कोई जगह होती जैसे इकोनॉमी की यानी कि पैसे वगैरह, अर्थशास्त्र का सेंटर था, सामाजिक का सेंटर था और कल्चरल यानी कि वहाँ पे नाच गाना ये सब होता था। तो ये पूरी की सांस्कृतिक जो सामाजिक लाइफ होती है उसका एक सेंटर था वो। तो अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल, तो टेम्पल के लिए जो क्राफ्ट्स का वर्क होता था उसके अलावा कुछ और भी उस क्राफ्ट्स वर्क में कुछ और भी होता था। वो थी कि ब्रॉन्ज की इमेज माने सिंपल इमेज नहीं जो हम अब फ़ोन वगैरह से खींचते हैं फोटो, वैसा नहीं। इमेजेस मीन्स होता है कि मूर्तिकला। तो वो ब्रॉन्ज एक कांसा धातु है, यहाँ पर बनी है ये ब्रॉन्ज की इमेज है। ये कितनी खूबसूरत है। तो ये ब्रॉन्ज की है, तो ये पूरी दुनिया में सबसे फाइन मानी जाती है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा टिकाऊ। तो यहाँ पर क्या था कि जो ये ब्रॉन्ज की इमेजेस थी तो वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव मीन्स कि अपने आप में इतनी स्पेशल थी कि दुनिया में ऐसी नहीं होती थी, अभी भी नहीं है। तो कुछ चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर अमंग्स, यानी कि वही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस यानी कि ज़्यादातर जो इमेजेस वहाँ पे बनती थी वो डेटीज़ की होती थी, मीन्स कि देवी देवताओं की होती थी। लेकिन कभी कभी क्या होती थी कि जो भक्त होते थे, बहुत फेमस भक्त होते होंगे, तो उनके भी वो इमेजेस बना लिया करते थे। अब एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, एग्रीकल्चर मीन्स की खेती, इरीगेशन मीन्स की सिंचाई। तो मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोल्स वर मेड पॉसिबल थ्रू अ न्यू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो चोल वंश का जो अचीवमेंट हुई यानी कि उनका राज्य फैला हुआ, उनकी पावर बढ़ी, वो सबसे ज़्यादा इस वजह से बढ़ी कि उनके पास गजब की कृषि थी और कृषि में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था। तो हमें मैप में देखना है ये। तो आप नोटिस क्या करना है कि जो रिवर का आपने यहाँ पर देखिएगा, पहले मैप देखते हैं। मैप में रिवर कावेरी जब वहाँ पे नदी में गिर रही है तो अपने आसपास क्या बने कि डेल्टा बना रही है। ये देखिएगा, ये है, ये ब्लू से दिखाया गया है, ये है रिवर कावेरी। तो रिवर कावेरी यहाँ पर तो समुद्र में गिर रही है। तो समुद्र में गिरने से पहले जब डेल्टा बनाती है तो कई छोटे छोटे चैनल्स में ब्रांच अप हो जाती है, मीन्स कि उससे कई शाखाएँ निकल आती हैं। तो उन शाखाओं में क्या होता है कि पानी अक्सर लबालब भर जाता है। तो जब पानी भर जाता है उसमें तो अपने साथ फर्टाइल जो उपजाऊ वाली होती है मिट्टी को उसमें अपने बैंक के किनारे रख देती है, जिससे कि वहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। इसीलिए इसी वजह से उनका एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था। तो मेनी ऑफ द अचीवमेंट, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सेट करते हैं। तो रिवर कावेरी ब्रांच ऑफ द सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब आगे दी चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली। तो जो ये चैनल्स थे यानी कि जो ब्रांचेस थी तो टाइम टू टाइम उन्हें पानी भर जाता था और फिर जो फर्टाइल सॉइल को अपने बैंक यानी कि उस नदी किनारे जो भी लैंड होगी उस पर जमा कर देती थी। तो लैंड काफ़ी फर्टाइल हो जाती थी और साथ ही साथ जो पानी था और वो क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो एक अच्छा खासा जो भी उनका मॉइस्चर चाहिए था, आर्द्रता, उसे प्रदान करती थी। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस के लिए हम सभी जानते हैं कि राइस की कल्टीवेशन के लिए पानी काफ़ी चाहिए होता है, तो इसीलिए वहाँ पर राइस अच्छी खासी होती थी। तो ऑल दो एग्रीकल्चर है था, इससे पहले क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर वो तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में दूसरे हिस्सों में शुरू हो चुका था, लेकिन क्या हुआ कि 5th एंड 6th सेंचुरी के आसपास इनका वाइड यानी कि बड़े पैमाने पर इसकी कल्टीवेशन हुआ। तो जंगलों को क्या किया गया कि क्योंकि उनके खेती चाहिए थी तो जंगलों का कटान तेजी से हुआ और जब लैंड को क्या है कि लेबल किया गया, मीन्स कि उनको समतल किया गया, खेती लायक बनाया गया। तो इन द डेल्टा रीजन, तो डेल्टा रीजन में क्या होता था कि कभी कभी वहाँ पे बाढ़ आती थी तो उन्हें एम्बैंकमेंट बनाए गए। एम्बैंकमेंट मीन्स होता है कि माना कि एरिया है तो यहाँ पर मिट्टी से ऊंचा ऊंचा कर देना, ठीक है, मिट्टी ईंट से, जिससे कि यहाँ का पानी उछल करके इधर ना आए।
तो उस एम्बैंकमेंट बोला जाता है, जिससे कि फ्लडिंग माने बाढ़ का पानी इधर ना आए, खेतों में ना आए, फसलों को नुकसान न करे। और कनाल मैंने कि नहर भी बना लिया, वहाँ कंस्ट्रक्शन होता था नहर का, जिससे कि सिंचाई में काम आ सके। अब आगे हम देखते हैं कि कैरी वाटर टू द फील्ड इन मैनी एरियाज टू। कभी कभी क्या होता था कि कई एरियाज में साल में 2-2 बार भी क्रॉप्स उगा लिया करते थे। तो इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब पानी, कई एरियाज में ऐसा होता था कि पानी हर जगह उसकी सप्लाई नहीं हो पाती थी, तो आर्टिफिशियली यानी कि अपने अलग तरीके ही ढूंढ लेते थे इरिगेशन के लिए। तो उसमें से ये था कि वो क्या करते थे वो कुएँ खुदवाते थे। और जब कुएँ खुदवाते थे तो कभी कभी क्या होते थे, कहीं कहीं पे तो बड़े बड़े टैंक्स, इनके हौज बोला जाता है, तो वो भी खुदवाते थे। तो उसमें क्या रेन वाटर इकट्ठा कर लिया जाता था। लेकिन ध्यान रहे कि जब ये इरिगेशन का वर्क होता था उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, जैसे कि लेबर को या रिसोर्सेज मैंने कि संसाधनों को किस तरह से व्यवस्थित करना, ठीक है, और जो वहाँ पे काम होता था, और वाटर को किस तरह से शेयर करना है, कि किस तरह से कब कब पानी डालना है, इसका भी पूरी तरह से उन्होंने मेंटेन रखना, यानी कि उसका लेखा जोखा रखना, वैसा करते थे वो। तो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, तो जो नए नए शासक थे, तो उन्होंने इस काम में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने ये काम किया। और जो गांव के लोग थे तो उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। तो इस तरीके से उनकी एक्टिविटी चलती रही और उनकी पावर और पोजीशन बढ़ता चला गया। थैंक यू।